कर्मयोग। हम में से हर किसी को कर्म करना अच्छा लगता है। जब हमें ये चुनाव मिले कि हम कर्म करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं या कुछ ना करें, तो क्या चुनाव करेंगे? कर्म करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दूसरी तरफ ये है कि आपके पास सब कुछ है और आप आलस्य पूर्ण जीवन जी सकते हैं। आपके पास जो आपको जरूरत है अपने जीवन को जीने के लिए, सब कुछ आ गया आपके पास। अब आप आलस के साथ रह सकते हैं। दूसरी तरफ है कि आपके पास सब कुछ है बट फिर भी आप कर्म करके अपने आप को बेहतर बनाना चाहेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो है तो सब कुछ, अब क्यों कर्म करें? सर, जो सब कुछ मिलता है वो भी कहीं ना कहीं हमें फास्ट करने रहता है ना। हम्म। अगर हमारा फोकस अच्छा है तभी हमको हम्म। इतनी सुविधा सब कुछ मिल जाए। जी। तो डाउट मेरा ये है कि कर्म करें कि नहीं करें। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। मेरा ही सवाल है ये आपसे नहीं, कि फास्ट कर्म है, इस जन्म में हमको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है। यस। राइट ना, इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं यस। वो हमारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम हमारे लिए तो हमको सब कुछ मिल रहा है हम्म। और आलस के कारण हम वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हम्म। हैं जो हमको करना चाहिए। हम्म। क्या तो ऐसे में क्या होगा? ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कई लोगों को देखा होगा कि उन लोग बहुत सारे गलत काम कर रहे होते होते फिर भी उनको कुछ नहीं हो रहा होता। उनकी जीवन बड़ा अच्छा चल रहा होता है। ठीक है, दे आर डूइंग ऑल नेगेटिव थिंग्स इन देयर लाइफ बट स्टिल दे आर रिलिशिंग अ वेरी नाइस लाइफ। उनको बड़ा अच्छा जीवन, सुखद जीवन मिल रहा होता है। तो आपके मन में डाउट आएगा, यार ये तो दुनिया के हर गलत काम कर रहे हैं, इसके बावजूद इनका जीवन बिल्कुल अच्छा चल रहा है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आज सब चीज अच्छा कर रहा हूँ और मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं। ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? एग्जैक्टली सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं अच्छा कर्म करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और ये भैया उल्टे सीधे कर्म करके इनको कुछ, लोग बोलते हैं कि गलत कर्म करने से नुकसान होता है, उसका फल भोगना पड़ता है। मुझे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इनको तो ऐसा कोई फल भोग ही नहीं रहे हैं, ये तो बड़ा जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी घटना को देते हैं जिससे आप चीजों को समझ पाए। जितने भी अनाज होते हैं उनको स्टोर करने के लिए बोरियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बोरी में चावल भरा हुआ था। ठीक, और उसको टांट पे रख दिया गया, मतलब थोड़ा ऊपर पे रख दिया गया। अब नीचे से छेद कर दिया गया एक छोटा सा, और वहां पर कुछ लगा दिया गया। तो जब भी कुछ निकालना होता तो उस छेद को ओपन करते तो उस छेद से चावल आ जाता। ठीक है, अब जब वो बोरी आधी हो गई तो हमारे पास गेहूं भी आया, पर गेहूं को रखने की जगह नहीं थी हमारे पास। तो हमने उस गेहूं को उसी चावल की बोरी में डाल दिया। तो उस चावल की बोरी में पहले तो चावल था, अब क्या डल रहा है? गेहूं डल गया। ठीक, अब मुझे उस छेद से गेहूं निकालना है, तो कब निकल पाएगा? जब तक चावल खत्म नहीं होंगे गेहूं निकलेगा क्या? निकल नहीं सकता ना। तो पहले क्या निकलेगा? जब पूरा चावल जितना खाली होना है वो हो जाएगा और उसके बाद जो गेहूं है वो निकलेगा। राइट और रॉन्ग? हाँ, मिक्स भी हो सकता है बट रैंडमली अगर बात करें तो मेजरली पहले चावल ही निकले। मिक्स होके थोड़ा बहुत निकल जाए वो बात अलग है, पर अगर ज्यादा क्वांटिटी में हमें प्योर सिर्फ गेहूं ही चाहिए तो वो कब मिलेगा? जब चावल पूरा साफ हो जाएगा तब मिलेगा। राइट और रॉन्ग? ठीक, वैसे ही हमारे जीवन के हमारे कर्म होते हैं। जितने हमने कर्म पहले किए हुए हैं वो संचित होकर के उनके तहत जो भी हम आज जीवन में फेस कर रहे हैं या जैसा भी हम जीवन जी रहे हैं या जो भी हमारे जीवन की परिस्थिति है, उसके पीछे हमारे पूर्व कर्म जिम्मेदार है। अब जब तक ये पूर्व कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होगा कर्मयोग के अनुसार से, तब तक अभी किए गए कर्मों का लाभ या नुकसान आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब गेहूं तब तक नहीं आएगा जब तक पूरा चावल खत्म ना हो जाए। तो हो सकता है किसी के जीवन में वो अभी बहुत सारे गलत काम कर रहा हो और उसको कोई नुकसान ना हो रहा हो, तो हो सकता है कि अभी उसका चावल खाली नहीं हुआ।
मतलब उसने पहले जो अपने कर्म किए हैं वो चावल अभी खाली होना बचा है। पर एक दिन जब चावल खाली हो जाएगा और जो गेहूं अभी के जो कर्म करके उसने जो भरे हैं वो निकलने शुरू होंगे, और जब निकलने शुरू होंगे तो बहुत तकलीफ देंगे। एक इसको मैं बीमारी के दृष्टिकोण से समझाता हूँ। एक व्यक्ति, उसकी जीवन शैली बहुत ज्यादा खराब है, ना खाने का समय है, ना वो ठीक से पानी पीता है, दिन में 8-10 बार चाय पीता है, स्मोक करता है, अल्कोहल लेता है। आपने लाइफ को उसने जैसा तैसा करके रखा हुआ है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने जीवन को बहुत ही संतुलित तरीके से जी रहा है, एकदम बैलेंस लाइफस्टाइल है, सुबह टाइम से उठना, टाइम से नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना। तो हमेशा ये जो पहला व्यक्ति बोलता है, यार कैसा लाइफ जीता है तू, तेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, मुझे देख मैं बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मस्त हूँ, जीवन में आनंद ही आनंद है मेरे, आजा तू भी एंजॉय कर मेरे साथ। अब ये वक्त गुजरा, 33 साल की उम्र आई, 25 में मिले थे, अब 33 में मिले। 33 में मिले तो बोले और क्या चल रहा है भाई? बोले कुछ नहीं यार, सब ठीक चल रहा है, बस लाइफ में रखा क्या है, खाओ पियो ऐश करो। दूसरा बोला नहीं यार, मैं तो बड़ा संतुलित जीवन जीने का आदी हूँ, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरे को लगता है नहीं जीवन व्यवस्थित जीना चाहिए। दूसरा बोलता नहीं, अरे यार ये समय मत पढ़, कुछ नहीं होता, आजा चल लाइफ को एंजॉय करते हैं, छोड़ ये कहाँ तू सब ये योगा फोगा और क्या कर रहा है ये सब, मत करिए सब, एंजॉय कर लाइफ को। समय गुजरता चला गया, अब हो गए 42। बोले और क्या चल रहा है भाई? अरे यार क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले डायबिटीज डायग्नोस हो गया यार, शुगर डायग्नोस हो गया, ब्लड प्रेशर भी चल रहा है, दवाई खा रहा हूँ। ठीक चल रहा है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। तेरा? तेरा वही होगा उससे क्या होगा, संतुलित जीवन। ठीक है, समय फिर गुजरा, 50-55 आ गए। 50-55 में आने के बाद, और भाई कैसे चल रहा है तेरा? भाई क्या होता है यार, किडनी फेल हो गए। अब डॉक्टर बोला कुछ मत खाना, ना फल खाना, ना अंकुरित अनाज खाना, ना रस पीना, सिर्फ 2 आइटम दिया वही खाता हूँ। बोले यार तू तो बोलता था लाइफ को खाओ पियो ऐश करो। अरे यार मैं तो ऐसे ही सोचता था, पर मुझे क्या मालूम था ऐसा हो जाएगा कि किडनी फेल हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा जीवन में जीने के लिए। तेरा कैसे हो? मैं बस बस बढ़िया, स्वस्थ हूँ। तो कई बार हमें अपने किए गए कर्मों को देख करके ऐसा लग रहा होता है, 15-20 साल तक तो उसको यही लग रहा था कि यही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, दुनिया को मैं बेहतर तरीके से मैं जी रहा हूँ, ये लोग तो जीवन जी ही नहीं रहे। हाँ, ये लोग तो जीवन जी ही नहीं रहे, मैं जो जी रहा हूँ ये बेस्ट जीवन है, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं सारा जो सब कुछ कर रहा हूँ वो बेस्ट है। पर जिस दिन वो रियलाइज होता है कि जब मेरी किसी भी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाए, तो किडनी फेल दुनिया की वर्स्ट समस्या है, आप कुछ खा नहीं सकते, खाना आपके लिए दुर्भर हो जाएगा, कुछ नहीं खा सकते, ना जूस, ना अंकुरित अनाज, ना फ्रूट्स, हर चीज आपके लिए बैन है वंस द किडनी इज नॉट वर्किंग। तो इसलिए लाइफ में हम जो कर्म कर रहे हैं, जो बीज हम बो रहे हैं, बीज को पौधा बनने में समय लगेगा, और पौधे को वृक्ष बनने में समय लगेगा, और वृक्ष से फल लगने में समय लगेगा। तो इंतजार करो, फल भी मिलेगा। पर अभी बीज बोते ही मैं अगर एक आतुर बच्चे के समान बार बार खोद के देखूं कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर तो बांस का वृक्ष देखना चाहिए। बांस का वृक्ष को जब बोया जाता है तो वो लगभग 1.5-2 साल तो ऊपर ही नहीं आता, 1-1.5 साल ऊपर ही नहीं आता। और फिर गजब होता है, 2 साल बाद अचानक एक दिन में 9-9 इंच करके बढ़ता है। मतलब वो 15-20 दिन में 15-20 फीट हो जाता है, पर 2 साल तक बाहर ही नहीं आता वो। क्यों? समझो उस चीज को कि बांस बड़ा लंबा जाता है, तो उसको लंबा जाने के लिए नीचे अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, उसको और नीचे जाना पड़ेगा, जितना ऊपर उठना है उसको उतना नीचे जा करके अपनी जड़ को बना के रखना पड़ेगा ताकि मैं गिर ना जाऊं। तो बांस यही कर रहा होता है, 15 से 20 साल, मतलब 1.5 से 2 साल तक वो लगातार नीचे जा रहा होता है और अपनी पकड़ बना रहा होता है, और फिर उसके बाद तो वो इंचेस में ग्रो होता है। मतलब एक दिन में पट से ऊपर, फिर काटा, फिर ऊपर,
फिर काटा, फिर ऊपर। इसका कोई सीजन नहीं होता है तो वो randomly नहीं, सीजन से ही होता है उसको। जो लोग ग्रो करते हैं, ज्यादातर केरला में लोगों को ये चीजें करते हैं जहाँ पर ये फॉर्मिंग होती है इन चीजों की प्रॉपरली। बट एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारी चीजें बेसिकली एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि समय लगा पर जो फल बाहर आया वो कैसा था। 1.5-2 साल तक मैं सोचूं यार यार पूरा वेस्ट हो गया लाइफ, ये तो बांस लगा के तो हमारे जीवन तो खोखला हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये तो खेती ही बर्बाद है हमारी। अभी तक इफ यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ, वेट, everything will happen at its own time. You cannot judge कि immediately the thing should happen. और हमें समस्या तभी है जब हम लोग कर्म करने के तुरंत बाद उसका रिजल्ट देखते हैं। कर्म करने के तुरंत बाद हमें रिजल्ट देखते हैं कि इसमें कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, मैं अब पढ़ के आने के बाद लगभग कई सालों तक मेरे उस केंद्र के सामने में एक बहुत बड़ा केंद्र है, हेल्थ वॉच, जो कि अपने आप में एक प्रोमिनेंट संस्था हुआ करती थी सन 2002 से। और छत्तीसगढ़ का पहला हेल्थ क्लब मान लें इसे आप, ठीक है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं थी, राइट फ्रॉम जितने भी स्पोर्ट्स होने चाहिए, लॉन टेनिस से लेकर के स्क्वैश से लेकर के टेबल टेनिस, योगा, जिम्नाशियम, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग व्हाट यू कैन थिंक ऑफ वाज देयर। 2002 में मैंने अपनी जर्नी इसी जगह से शुरुआत की, और इस जगह पे ये संस्था नहीं बनी थी। तो लगभग 2000 से लेकर 2012-15 तक मैं सिर्फ वहाँ काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज एम्प्लॉयड देयर। मेरा खुद का जब तक ये 2007-8 में बन चुका था, बट स्टिल आई वॉज वर्किंग देयर। आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, दे यूज्ड टू पे मी सैलरी। लगभग 12-15 सालों तक। सो दैट सैलरी वाज नॉट अ बिग बिग थिंग, क्योंकि कोई भी सैलरी कितना देगा, एक निश्चित, अगर मैं खुद का काम करूं तो 1 घंटे में मैं उससे 20 गुना ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। 1 घंटे में अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है। तो उन 10-12 सालों में देखेंगे तो मॉनिटरी हुए हो सकता है आपको कुछ नहीं मिला, बट ऐसा नहीं है। दैट 12 or 15 years the revenue may be less but the credibility is very high। पूरे ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे तो आज उस जगह काम करने के कारण से द ट्रस्ट फैक्टर द पीपल हैव ऑन अस इज वेरी हाई। वो हमारे पास जितने लोग आते हैं ना, उन्होंने कहा कि अगर विवेक सर कह रहे हैं तो जेन्युइन होगा, मान लो उनकी बात। ट्रीटमेंट करना है तो कर लो, बोल रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि वो आपको कभी गलत नहीं करेंगे, आपको किसी भी तरीके से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्रेडिबिलिटी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कैन यू बाय क्रेडिबिलिटी विद मनी? आई डोंट थिंक सो। We cannot. We never can buy credibility with money. It is only with through a hard work. And people observe the things. लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके काम करने के तरीकों को ऑब्जर्व करते हैं, आपकी हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। When years together they have come to a conclusion कि yes, the things can be better. दूसरी चीज, हमने ये कोशिश की, जब मेरी संस्था खुल भी गई तो आई वॉज नॉट टेकिंग क्लास हियर। मेरे पास मेरी टीम थी, मेरा ब्रदर था, ही हैड कम बैक टू हियर, सो आई वाज नॉट टेकिंग क्लासेस हियर, मैं वहीं क्लासेस लेता। एंड आई नेवर वांटेड एनीवन फ्रॉम दैट प्लेस टू कम टू दिस प्लेस। वहां से कोई भी यहाँ नहीं आना चाहिए। और उस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने वहां और यहाँ की फीस में 4 गुने का अंतर रखा था, ताकि उनको लगे कि जब सर वहां पर इतने कम फीस में अवेलेबल हैं तो व्हाई डू वी नीड टू गो देयर, राइट? कोई भी सोचेगा और नहीं सोचेगा। तो रीजन वी हैड डन वाज कि नो वन शुड कम फ्रॉम देयर, बिकॉज आमने सामने है। तो इट विल साउंड कि आई एम ट्राइंग टू कैप्चर द person. पर्सन्स, बट मैंने ऐसा करने के लिए पहले ही रोड ब्लॉक लगा दिया बड़ा सा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ आई शुड बी कंप्लीटली लॉयल टू दैट प्लेस। 100% नहीं, 200% लॉयल होना चाहिए, क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है और लोग वो चीज भी जानते हैं। अब हेल्थ वॉच को क्लोज होने का कारण था कि दैट वाज
वो किसी के गारंटर बने, एक यहाँ बड़ा ग्रुप था, उनके गारंटर बने। तो गारंटर बनने के कारण से बैंक में ये प्रॉपर्टी गई। तो वन बैंक हैड टू रिकवर फ्रॉम हिम, तो ये भी उन्होंने सीज कर लिया। तो उस कारणों से इसको बंद करना पड़ा। अभी स्टिल द केस इज गोइंग ऑन, द थिंग्स इज नॉट सेटल डाउन, बट जब तक ये चीजें नहीं हुई, आई वाज वर्किंग, आई वाज लॉयल टू देम टिल लास्ट। मैं उनका साथ नहीं छोड़ा। मेरा ये है कि हम जहाँ जिसके साथ कर रहे हैं, साथ नहीं छोड़, किसी की मुश्किल परिस्थिति में बिल्कुल नहीं छोड़। जिसने हमारा साथ निभाया है, हमें उसका साथ लास्ट तक निभाना चाहिए। थिंग्स फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने। और जब हम यहाँ पर आए तो दोज हु वांटेड टू कम, दे कुड कम देयर। और बाकी फिर हमने एक टीचर व्यवस्था कर दी कम फीस में, जो वहाँ के लोगों को कैटर कर सके। तो उन लोगों को कैटर करने के लिए इस वक्त समता कॉलोनी, चौके कॉलोनी में जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं, A to Z, वो कहीं ना कहीं इस संस्था से जुड़े हुए हैं, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। उनकी हर क्लास में 40 से 50 लोग होते हैं। तो सोचिए कि जो 10-15 सालों में सीखा वो अब काम आ रहा है कि नहीं। उन लोगों को मैंने YC कोर्स भी बाद में ही करवाया, पहले वो काम कर रहे थे, बट कोर्स भी उन्होंने बाद में किया। तो कर्म इज नॉट व्हाट, कर्म योगा को समझना के लिए फैक्टर है कि आप आतुर मत रहो, वेट करो, थिंग्स विल हैपन एट इट्स ओन पेस। अपने समय से चीजें होंगी, आपको सिर्फ कर्म करना है और अच्छे से करो, टू द बेस्ट। कर्म हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करो, दूसरों के सेटिस्फेक्शन हो सकता है हो सकता है ना हो, बट मुझे अगर मेरे कर्म करने के बाद सेटिस्फेक्शन होती है, तो समझ लीजिए सामने वाले को भी होने की संभावना ज्यादा है। आई शुड फील सेटिस्फाइड कि मैंने अपना जो जो मुझे मैं बेस्ट डिलीवर कर सकता था, वो मैं उसे डिलीवर करूँ। मुझे, मेरी एक पॉलिसी है, अगर समवन गिव्स मी a ₹1, I should deliver something of ₹10. Then I should make value of what they are giving to me. If you add value to one's life, you will make wonders. मैंने कहा था ना उस दिन कि लाइफ में 3 चीजें करो, या तो एंटरटेन करो पीपल को, या तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, या फिर उनको मोटिवेट करो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो, तो डोंट हैव टू लुक बैक, यू विल बी गेटिंग वंडर्स। दूसरा उदाहरण बताता हूँ कर्मयोग का। यहाँ जो इस्कॉन मंदिर है रायपुर में, आप सभी जानते हैं इस्कॉन मंदिर, वहाँ पर जो हेड हैं सिद्धार्थ स्वामी जी, तो वो सिद्धार्थ स्वामी जी जो हैं वो मेरे पास उपचार के लिए आया करते थे। और हमारे फादर का कुछ नॉर्म्स ये है कि जो भी संत आते हैं, अभी भी एक संत आए हुए हैं जो यहाँ रुके हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है यहाँ। तो कोई भी संत आते हैं, उनका निःशुल्क इलाज होता है हमारे पास, ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी। तो उनको नी पेन था, तो वी वर ट्रीटिंग हिम फॉर द नी पेन। 1 महीने तक मैंने खुद उनका उपचार किया। एंड लास्ट में उन्होंने मुझसे फीस के लिए पूछा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नो, आई डोंट वांट द फीस। फीस मांगा भी होता था, कितना ले लिया था भाई। समय गुजर गया, फिर जन्माष्टमी का समय आया, इस बात को 6-8 महीने हो गए। वन फाइन डे ही केम टू इनवाइट मी फॉर जन्माष्टमी फेस्टिवल, एंड अलॉन्ग विथ हिम वो अपने साथ में एक कार्ड लेकर आए थे, और वो कार्ड था इस्कॉन का लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, which was costing more than a lakh for that period of time. And that had facility कि आप लाइफ टाइम मेंबर हैं, आप दुनिया के किसी भी इस्कॉन में जाकर के स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। तो वो क्या देके गए मुझे, एनीथिंग विच मनी कैन बाय, और समथिंग वैल्यूएबल विच कैन बी यूज थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है। हमारे कोर्स को भी हम ऐसे ही बोलते हैं, हम जो आपको सिखाएंगे और जो चीजें आप सीखेंगे, आप 1 महीने 2 महीने अच्छे से काम कर लीजिए, यू विल अर्न मोर देन दैट। और फिर जो जीवन पर्यंत करेंगे वो आपके लिए सिर्फ प्लस है, ओनली प्लस, एड प्लस एज मनी यू कैन। ये चीजें सीखने की नहीं है, ये कहने पे अपब्रिंगिंग का भी होता है। यस, अपब्रिंगिंग का भी होता है, बट आपके काम करने का तरीका आप खुद डिजाइन करते हो सकता है मेरे पेरेंट्स से मैंने बहुत कुछ इन इन पाया हो, बट ये जो डिसिप्लिन है, लाइफ के प्रति काम करने का तरीका है, ये आपको भी तो निभाना पड़ेगा। सिर्फ मिल जाए संस्कृति या विरासत, तो जरूरी नहीं है कि हर राजकुमार जो है
वो अच्छा राजा साबित हो सके। हर राजकुमार उसको संस्कृति विरासत वही मिलती है, बट वो अच्छा राजा साबित हो सके जरूरी नहीं है। तो ये आपको अपने कर्म से ही प्रूफ करना पड़ेगा। ये हर किसी को अपने जीवन में एक बीज ऐसा बोनेगा होगा, कुछ एम रखना पड़ेगा। कैसा एम? कि आई हैव टू गिव समथिंग टू द वर्ल्ड। तो मैंने अपने एक दिमाग में थीम रखा हुआ है कि आई शुड इम्पार्ट हेल्थ टू पीपल, गुड हेल्थ। मैं लोगों को स्वस्थ रहना सिखाऊं, चाहे मैं 1,000 लोगों की ऑडियंस को संबोधित करता हूँ, या 5,000 लोगों की, या 10,000 लोगों की ऑडियंस को संबोधित करता हूँ। दिमाग में एक ही फैक्टर होता है कि मैं इनको स्वस्थ रहना सिखाऊंगा। तो जहां मन में ये भाव आएगा, तो आपके लाइफ में अच्छी चीजें अपने आप हो जाएंगी। दूसरी चीज, हम सभी माया से चिपके हुए हैं, नहीं चाहते हुए माया हमारे चारों तरफ है, ठीक है। बट जैसे विक्रमादित्य का सिंहासन होता है ना, तो जब जब भी वो लड़का उस आसन में बैठता था, तो वो एकदम नीतिपूर्ण बातें करने लगता था। तो वैसे ही योग के स्थान पर जब आप बैठोगे, तो आपका शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व बदल जाएगा, और कुछ देर के लिए आप असाधारण व्यक्तित्व हो जाओगे, कुछ देर के लिए। क्योंकि अभी आप ईश्वर की ऊर्जा प्राप्त करके दूसरों को देने का काम करोगे। यू जस्ट बिकम ए मीडिएटर। योगा इज नथिंग बट चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप योगा प्रोसेस को समझोगे, तो योगा सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है। हम लोग मीडिएटर्स हैं। हम हमें एनर्जी कोई और दे रहा है, और हम उस एनर्जी से, जैसे कि जो भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ अलग अलग पोल्स तक एनर्जी पहुंचाते हैं, बट ये ट्रांसफार्मर में एनर्जी कहाँ से आती है? इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। उसका हब बना हुआ है यहाँ पर, जैसे कुमारी पे एक छोटा हब है, जहाँ से सारी ट्रांसफॉर्मर्स को सप्लाई होती है। फिर वहां पर कहाँ से सप्लाई होती है? तो हो सकता है वहां से कोरबा से सप्लाई हो रही है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन अ डायरेक्शन। तो जब आप योगा क्लास सिखाना शुरू करोगे, तो इट इज बेसिकली एनर्जी फ्लो, और आप उस एनर्जी फ्लो के सिर्फ हिस्से हो। देने वाला ऊपर पर कोई और बैठा हुआ है, उसके माध्यम से वो एनर्जी आप दूसरों को बांट रहे हैं। शब्दों में पावर कब आती है? जब वो सुधार या बेहतर बनाने के लिए होता है। मैं यहाँ आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि आप योगा क्लास में जाओगे और अपनी योगा क्लास लेना शुरू करोगे, तो लोगों के भले के लिए सोचोगे कि नुकसान के लिए सोचोगे? आप चाह करके भी नुकसान के लिए नहीं सोच सकते, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट एनर्जी। सभी वो मार्केटिंग सिस्टम सुना है, जो चेन मार्केटिंग होती है, आपने सुना है? जैसे कई कंपनीज काम करती हैं, एमवे काम करती है, और कई ऐसी कंपनी है जो काम करती है। वो क्या करती है? चेन की तरह से ग्रो होती है। तो योगा भी एक एनर्जी चेन है, एक एनर्जी चेन की तरह से ग्रो होता है, बस वो दिखाई नहीं देता एनर्जी चेन। आप जिस दिन अपना काम करना शुरू कर दोगे और लोगों का लाभ पहुंचाओगे, तो उस लाभ का हिस्सा मुझे भी मिलेगा। आपके हर कर्म का लाभ मुझे भी मिलने वाला है। आप जितना अच्छा करोगे लोगों के लिए, इनडायरेक्टली मुझे भी मिलेगा। ये है कर्म का पावर, कि आप क्या डिलीवर करोगे लोगों को, उसी से पूरी एनर्जी ऊर्जा की चेन चलती है। तो आइए जानते हैं इस कर्म योगा को, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सिखाएगा और जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाएगा। फिर से हम अर्जुन के पास आते हैं। अर्जुन के मन में बहुत दुविधाएं हैं। कहते युद्ध नहीं लड़ना चाहता। तो वो पूछता है, ओ जनार्दन, आप कह रहे हो कि ज्ञान जो है कर्म से बेहतर है। वो क्या ज्ञान देते हैं? कि आत्मा अमर है, ठीक। तो वो कहता है कि ज्ञान जब कर्म से बेहतर है, तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं ज्ञान ही प्राप्त कर लेता हूँ, अब मैं मोक्ष ही प्राप्त कर लेता हूँ, मैं संन्यास ही ले लेता हूँ। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम चाह करके भी सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुम क्या करोगे? सपोज तुम संन्यास ले लिए, फॉर एग्जाम्पल यू टुक संन्यास, और संन्यास लेके आप जंगल में चले गए, ठीक। अब आपको पता है आपको रोज ध्यान करना है, ईश्वर से मिलना है, बाकी समय क्या करोगे? हाँ, आप जानवरों को मारोगे, क्योंकि क्षत्रिय आपका स्वभाव क्या है, जो इनहेरिटेड आपके मन गुण क्या है। तो बाकी समय आप ये करोगे। तो फिर क्या करोगे? क्या
आपको ईश्वर मिल गया, जैसे बुद्ध को तो ईश्वर जल्दी मिल गए थे, बट उनकी मृत्यु तो तुरंत नहीं हुई, उन्होंने समाधि तो तुरंत नहीं ली, तो बचे हुए जीवन में क्या किया उन्होंने? दूसरों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करना जरूरी नहीं है, पर ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद आप सोचो कि मैं कुछ नहीं करूं, तो ये जीवन के लिए संभव नहीं है। जब तक जीवन जिएंगे, जब तक कर्म करते रहना पड़ेगा। जब तक जी रहे हैं, जब तक कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पड़ेगा, कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता। आप ऐसा कर्म बोलो जो कर्म नहीं है। मैं लेटा हुआ हूँ, बोलो कर्म नहीं है, लेटना भी कर्म। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आंखें बंद किया हूँ, मैं शवासन में हूँ। ऐसा कौन सी परिस्थिति बताओ जिसमें कर्म नहीं है? कोई भी ऐसा स्थिति? कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैन कैन नॉट बी एक्शनलेस इवन फॉर ए सेकेंड। When you cannot be actionless even for a second, why not improve your karma? Why not you do your best? क्यों ना जीवन को बेहतर जिए, जिए या बेहतर जिए? बेहतर जिए। तो बेहतर जीने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। एक व्यक्ति जिसको जॉब की बड़ी जरूरत थी, was requiring a job, तो उसने कई जगह जॉब मांगा, उसको मिला ही नहीं। तो वहां पर एक लकड़ी का कारखाना था, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको जॉब देंगे, आपका काम है लकड़ियां काट के लाना, जितना लकड़ी काटोगे, जितना पेड़ काट के लाओगे, तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। भैया पहले दिन बहुत जोश में रहते हैं, 3-4 लकड़ी बड़ी बड़ी काट लेते हैं। एक हफ्ते के बाद तो एक दिन में एक लकड़ी भी नहीं कटती उनसे, और फिर 15 दिन बाद तो आधे दिन में, एक दिन में लकड़ियां कटने बंद हो जाती, कम हो जाती है। तो यहाँ पर उत्साह का दिक्कत नहीं कि उत्साह कम हो गया या धन मिलने लगा। यहाँ पर समस्या थी कुल्हाड़ी को धार करने की। कर्म कर रहे हैं तो कुल्हाड़ी को धार करते रहना पड़ेगा। एक बढ़ई जब सुबह काम शुरू करता है ना, सबसे पहले वो अपने औजार को ऐसे घिसता हुआ नजर आएगा आपको। एक पत्थर लेगा और कोई भी काम शुरू करने से पहले ऐसा ऐसा थोड़ी देर 10-15 मिनट वो इसी में टाइम वेस्ट करेगा। वेस्ट नहीं करता, उपयोग करता है। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं लकड़ी काटने का, पर अगर मैं उस लकड़ी काटने के कर्म को सुधारने के लिए उस कुल्हाड़ी को रोज धार नहीं करूंगा, तो धीरे 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 मेरा कर्म अच्छे से होगा ही नहीं। तो अगर मुझे कर्म करना है तो रोज मुझे अपनी कुल्हाड़ी को धार करना पड़ेगा, मुझे अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को धार करना पड़ेगा, मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ प्राप्त करना पड़ेगा जो जिसका कर्म है। सपोज आपका कर्म है घर में खाना बनाना, तो आप चाहोगे कि मैं रोज कुछ बेहतर बनाऊं, या ऐसा चाहोगे कि खाना बना के रख दिया है खा लेना, अरे ये तो वही बना दिया जो कल बनाया था, खा लो चुपचाप, यही बनाती हूँ मैं खाना है तो देख लो, कल भी यही बनाऊंगी परसों भी, 5 दिन बाद भी यही मिलेगा बात ऑब्वियस है। एग्जैक्टली, आप भी बोर हो जाओगे कि आप कुछ अच्छा नहीं डिलीवर कर रहे हो। तो आपको अपने कर्म को बेहतर बनाने की कोशिश करनी, बिकॉज आप कभी एक्शनलेस रह नहीं पाओगे। जब एक्शनलेस रह नहीं पाओगे तो कर्म करना ये तो तय है। तो मन मार के अब किसी व्यक्ति को झाड़ू लगाने का काम मिला, जैसे आप लोग व्यासा में जाएंगे अगर, तो वहाँ 1 महीने के कोर्स में आपको कर्मयोग भी करना पड़ता है। तो वहाँ आपको कैंपस का झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, वहाँ किचन में जाके सहयोग करना पड़ता है, किचन में खाना बनाने में मदद करनी पड़ती है। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ, सारे स्टूडेंट्स मिलके कर रहे हो तो मजा आता है, समथिंग इट्स गुड, वी फील गुड डूइंग दैट, राइट। तो झाड़ू लगाने का कर्म मिला, तो ऐसे बेमन से झाड़ू लगा रहे हैं और मन से झाड़ू लगा रहे हैं, कौन सा तरीका बेहतर? तो मन लगाओ ही मत ना, कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो आधा अधूरा मत करो। झाड़ू लगाने का मिला ही है जिम्मेदारी, तो निभाओ अच्छे से। बोले नहीं मैं तो जैसे तैसे निकल जाऊंगा यहाँ से, मेरे को थोड़ी ज्यादा दिन यहाँ रहना अगर ऐसा सोचे तो बोले मेरे को तो 1 महीने यहाँ रहना है, मेरे को ज्यादा झाड़ू लगाऊं यहाँ पर,
आज ऐसी खिसका के चला गया। अब वो लोग पता करेंगे किसने झाड़ू लगाया था आज यहाँ पर, तो आपका नाम सामने आ जाएगा। बोले आज इनका काम है ये। ओ माय गॉड, अभी इनको दोबारा कभी काम ही नहीं देने का अपने को। हम खुद लगा लेंगे, इनको नहीं देंगे। तो एक कर्म हमारे जीवन को डिसाइड कर देता है। एक बड़ाई भैया थे, उनका नाम इतना था कि वो जीवन पर्यंत एक जिस घर को लेते उसको स्वर्ग बना के बाहर निकलते। लोग उनको अप्रिशिएट करते थे उनके काम के लिए। अब उम्र हो गई, 40 साल से काम करते रहे, तो रिटायरमेंट के लिए आ गए। तो बोले भैया अब नहीं करूंगा काम, दिखता नहीं है, सुनाई कम देता है, नाप जोक में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो फिनिशिंग नहीं आ रही, मजा नहीं। तो उनका मालिक बोलता है भैया एक आखिरी काम कर दो आप, फिर मत करना प्ले, ये लास्ट कर दो, इतना काम किया आपने मेरे लिए, तो एक लास्ट काम और कर दो। तो उसका मन तो रहता नहीं, तो जैसे तैसे उसको निपटा देता है। 4-6 महीने लगता है, 6 महीने बाद बोलता है मालिक अब मैं फ्री हूँ करके। तो मालिक बोलता है ये घर की चाबी लो, ये तुम्हारे लिए बनवाया है, ये घर तुम्हारे लिए। अब उस बढ़ई भैया को क्या लगेगा, झटका लगेगा, क्या लगेगा, शौक लगेगा। जीवन पर्यंत लोगों के घर बनाया, सुंदर सुंदर घर बनाया, ये आखिरी काम थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया कि चलो आप, ये हम तो जा रहे थे, लास्ट में ये बोल दिया कि कर लो भैया, तो मैं भी करता हुआ निकल गया। अब उसको कितना दुख होगा, इमेजिन कर सकते हो। यार मैं अपना लास्ट कर्म ऐसा कर दिया, और मेरे को क्या पता था ये मेरे लिए। अब मालिक को सरप्राइज देना चाहता था उनको, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब जीवन का कोई भी कर्म ऐसा मत करो जिसको लेकर के आपको बाद में पछतावा हो। वो ही व्यक्ति भ्रम में है जो ये सोच के बैठा हुआ है कि सिर्फ सोचता रहता है, ऐसा बैठा होता है सोचता रहता है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। अब मैं आपको 2 पिक्चर दिखाता हूँ, छवि दिमाग में देखो, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं। एक व्यक्ति यहाँ पर, एक सीन है यहाँ पर, ब्लैंक सीन है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा सीन है, यहाँ भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक। ये जो बैठा हुआ व्यक्ति ये रोज प्लानिंग कर रहा है कि मेरे को काम करना है, और बोलता मैं पक्का कल से शुरुआत करता हूँ। और ये व्यक्ति बोलता है कि यार मैं परफेक्ट तो नहीं हुआ हूँ, तो चलो छोटी छोटी शुरुआत करता हूँ। तो ये रोज थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देता है, और ये बोलता है कि थोड़ा और परफेक्ट होता हूँ फिर अपने काम को और अच्छे से करूंगा, थोड़ा परफेक्ट होता हूँ फिर काम अच्छे से करूंगा, थोड़ा परफेक्ट होता हूँ फिर काम अच्छे से करूंगा। 6 महीने बाद सीन क्या है, ये जो पहला व्यक्ति है ये अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है, कल से अच्छे से काम करूंगा, स्पेस ब्लैंक है। और ये भैया पौधे बो बो के यहाँ पर गार्डन बना रखा है। तो कर्म के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि परफेक्शन पहले दिन नहीं आती, आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, सुधार होता जाएगा, होता होता जाएगा। यही एक अनुभवी डॉक्टर की पहचान है। शुरुआत में हर डॉक्टर बहुत गलती करता है, पर समय के साथ वो सीखता चला जाता है, तो 15 साल बाद उसके गलती करने की संभावनाएं कम हो जाती है। आप किसको प्रेफर करोगे, अनुभवी डॉक्टरों को, नए नवेले डॉक्टर को? वाई? बिकॉज ही वुड हैव मेड सच मिस्टेक्स इन हिज लाइफ दैट गलती होने के चांसेस कम है। यू नीड, बाकी जो नया व्यक्ति है वो गलती करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का नियम ये है कि मैं पहले परफेक्ट होऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता। परफेक्शन इज ऑलवेज अ मिथ इन एनीथिंग व्हाट यू डू। डूइंग योर वर्क ग्रेजुअली लीड्स यू टू परफेक्शन। तो कौन सा बेहतर है दोनों छवि में से, ये व्यक्ति जो ब्लैंक का ब्लैंक है और ये व्यक्ति जो थोड़ा आगे बढ़ गया। तो हमारी लाइफ में कैसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठो कि मैं तो अभी योगा क्लास लेने में परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, तो मैं कब लूंगा, कैसे लूंगा, शुरुआत कैसे होगी, तो आपको छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है निःशुल्क शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे ब्रदर जो हैं वो बाहर, इंडिया से बाहर काम किया करते थे, कैलिफोर्निया वो करके कंपनी थी, उनके साथ काम करते थे। तो जब वहाँ इंडिया में वापस आए
तो वहाँ के इंटरनेशनल सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के बाद, इंटरनेशनली वर्क करने के बाद, यहाँ पर उनको अपने काम की शुरुआत करनी थी। तो यहाँ पर काम की शुरुआत करने के लिए हमने उनको रीस्टार्ट दिया। कैसे दिया? विथ फ्री क्लासेस, कैंप लगाया। he was experienced more than 12 to 15 years, right? But we started with free camp. With that free camp, people could understand his caliber of work, and when एक बार समझ में आ गया तो फिर हमको लगेगा तो हम करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। And that's how the journey starts. तो हर किसी को जर्नी रुक जाएंगे, अरे हम तो बहुत अनुभवी हैं, हम तो ऐसा हो जाएगा तो ही शुरू करेंगे, तो पहले दिन तो लोग नहीं आएंगे ना आपके पास। आप कितने भी अनुभवी हो, पहले दिन तो लोग नहीं आएंगे आपके पास। सो यू हैव टू स्टार्ट, देन थिंग्स विल हैपन ऑन इट्स। तो कर्म का क्या सिद्धांत हुआ? पहले कर्म करना शुरू करो, थोड़ी गलतियां होंगी, सुधार भी होगा। तो कर्म योगा इज पाथ ऑफ एक्शन विद सेंस ऑफ अनअटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। बट हम लोगों को फल चाहिए और जल्दी चाहिए। हम उस आतुर बच्चे के समान है जिसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, और नहीं मिलता तो हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वेट लॉस गेम में सबसे ज्यादा होता है। जिनका भी वेट लॉस आप कराओगे तो वो बोलेंगे कि मेरे को 1 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। तो उनका मान लीजिए 2.5 किलो ही कम हुआ, तो 2.5 किलो की खुशी तो मनाएंगे नहीं, 2.5 किलो का गम जरूर मनाएंगे कि 2.5 किलो कम नहीं हो पाया। तो वेट लॉस में अधिकतर समय ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि आप अगर अपना एक्सपेक्टेशन हाई सेट करके रखोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो हम वेट लॉस के लिए क्या कहते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कर्म करते रहो। एक पत्थर है, उस पर मैं हथौड़ी से मार रहा हूँ, उसको डिजाइन कर रहा हूँ मैं। तो मैंने पहला पत्थर मारा, कुछ नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 में वो टूट गया। तो हमारे मन में अगर ये ख्याल है यार सीधा 700 वाला चोट ही पहले मार देता, तो 700 वाला चोट पहले कैसे मारूंगा? 699 ने तैयारी की तो 700 वाले ने उसे ब्रेक किया। अगर 699 काम नहीं करते तो 700 वाला तोड़ पाता क्या उसको? तो कर्म के साथ है कि आप करते रहो, हैमर इट, whatever you wish to achieve, hammer it till you get success। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो कर्मयोग में बताया गया है। कर्मयोग में 3 तरह के लोग होते हैं। ये पहला पिक्चर जो दिखाया था, ये व्यक्ति सिर्फ सोचते रहते हैं, करते धरते कुछ है नहीं। ये सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। एक्शन भैया करते नहीं है, सोचते बहुत हैं। सोचने वाला एक्शन में कोई कमी नहीं है, कुछ होता ही नहीं। दूसरे भैया सोचते हैं ये करूंगा वो करूंगा और एक्शन शुरू करते हैं, पर एक्शन शुरू करते तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, तुरंत फायदा नहीं होता, बहुत सारा नुकसान दिखाई देता है या कुछ ऑब्स्टेकल्स आता है, तो वो भैया छोड़ देते हैं, बोले नहीं अपने से नहीं हो पाएगा। तीसरे भैया काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, फाइनली एक दिन वो अपने मंजिल को प्राप्त। तो कर्मयोग क्या कह रहा है कि या तो डिसाइड करो कि करना है, या तो डिसाइड करो नहीं करना। कोई भी बिजनेस अगर अपनी लाइफ के 5 साल सस्टेन कर लिया, 5 years, तो फिर उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, इट विल सस्टेन। पर 5 साल अगर आप सस्टेन नहीं कर पाए तो यू आर मोर लाइकली टू स्टॉप इट। कभी भी हो सकता है, लंबा टाइम होता है, पर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर सोचेंगे तो अगर आप ये कम उम्र में शुरू कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट आप, मेरे पास एक सज्जन आए थे, एडमिट हुए थे, उनका वजन 105 किलो था। तो मैं उनकी लाइफ की जर्नी बताता हूँ। तो वो यहाँ पर एक बड़े से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे वो। तो उनको जो सैलरी मिलती थी वो 1+ कुछ सैलरी मिलती थी, ठीक है। फिर उनको कहीं से ऑफर आया तो वहां से उनको सैलरी मिली 1.5+। तो भैया बोले चलो अब वहां चले जाता हूँ, ग्रोथ किसको नहीं अच्छी लगती, चलेगा। फिर तीसरा ऑफर आया 2+, तो वहां चले गए। फिर एक फेज आया जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की
बहुत ड्रॉप हो गया। तो वो जो 2 वाले थे उन्होंने छटनी करनी शुरू कर दी। जो बड़े बड़े थे बोले अभी खर्चा कट डाउन किया जाए, स्टूडेंट्स आ नहीं रहे। एंड अब कहाँ, तो जिस कॉलेज में पहले काम करते थे वो वहीं पर 50+ में वापस काम किया। क्या हुआ जर्नी का, कैसी ग्रोथ हुई है कि एक दिन फाइनली फिर वहीं जो थे उससे भी नीचे आ गए, वापस ड्रॉप हो गए ना। तो अगर वो एक ही जगह पे टिके रहते तो वो वन, हो सकता है कि उनकी लॉयल्टी के लिए उनको, देखिए एक लॉयल्टी बहुत पैसा देती है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जब आप निभाते हो ना तो वो बहुत रिटर्न्स देती है, छोटे नहीं बड़े रिटर्न्स देती है। लोग भी आपको उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति ये तो वहीं काम करता है। उस आपकी रिकॉग्नाइजेशन, उस संस्था की रिकॉग्नाइजेशन आपसे होने लगती है, बिकॉज आपकी लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होती है। लॉयल्टी में ग्रोथ तुरंत नहीं मिलती। मैं ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्टील के व्यापारियों को जानता हूँ जिसके यहाँ काम करने वाले लोग 30-35 साल पुराने हैं। डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, डॉक्टर त्रिभुवन की ही बात कर रहा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल है, उनके यहाँ एक स्टाफ काम करता है, 27 से 28 साल हो गया उसको, और वो हर चीज कर सकता है, वो सर्जरी भी कर सकता है और सर को पूरा असिस्ट करता है। तो उसकी ग्रोथ हुई कि या, और आज सर बड़े से बड़ा काम मुझसे करवाते हैं, चल भाई तो साथ में रहना। 27 साल मायने रखते हैं ना, काम करते हो तो आप। तो इसलिए लाइफ में ग्रोथ के ऑप्शंस आएंगे। जब मैं काम करता था, मेरा बेटा हुआ, तो मुझे ऑफर आया गांधीनगर से, और गांधीनगर से उन्होंने 2 IITians जो थे वो बड़ा क्लब खोल रहे थे गांधीनगर में। गुजरात वॉज अ वेरी हैपनिंग प्लेस। जब से नरेंद्र मोदी जी वहाँ रहे तो इट ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी हैपनिंग प्लेस। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा पैकेज ऑफर किया कि उन्होंने यहाँ का काम देखा, यहाँ क्या क्या चीज़ों को उन्होंने देखा, या दे जस्ट गॉट स्टडीड ऑफ दोस थिंग्स। तो उन्होंने बहुत बड़ा वो किया। तो मेरे सामने डायलेमा था कि जो है वो करता रहूं या आगे बढ़ूं। तो ऑब्वियसली मैंने वहाँ नहीं गया। दैट वाज मोर देन व्हाट आई हैड बीन ऑफर्ड। इट वाज समथिंग की ग्रोथ ही देता वो भी, बट जो मेरा एम था शायद वो पूरा नहीं हुआ। फिर मैं, यहाँ पर एक कॉलेज है नागपुरा में, महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, जो 5 साल का डिग्री कोर्स ऑफर करता है नेचुरोपैथी और योगा पे। तो आई वॉज वर्किंग देयर। तो मैं वहाँ से आना जाना करता था यहाँ से। इट वॉज ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग, गोइंग देयर, टीचिंग स्टूडेंट्स, कमिंग बैक। वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, वहाँ के दोनों बैचेस को। फिर 2 साल बाद, क्योंकि मैं हेल्थ वॉच में काम करता था, मॉर्निंग और इवनिंग वहाँ क्लासेस लेता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रिंसिपल बन जाइए इस संस्था के और यहीं रहिए। उनका क्लॉज था कि आप यहीं रहिए। देयर क्लॉज वाज टू स्टे इन द कैंपस, बिकॉज एक प्रिंसिपल को वहाँ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। फिर मेरे सामने ऑप्शन था कि आइदर हियर और देयर, तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा और मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। मैंने यहाँ पहले काम, सबसे पहले काम यही शुरू किया मैंने। तो मैंने फिर उन्हें मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अ प्रिंसिपल। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत जरूर होती है, बट मैंने ये समझा कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, लॉयल्टी विल ऑलवेज पे यू ऑफ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मौके मिलेंगे। यहाँ पर एक क्लब खुला जो उस समय बहुत चला, एप्स करके एक क्लब खुला, अभिमन्यु साल्वे फिटनेस करके, जो शायद दूसरे नाम से है, खेमका फैमिली ने खोला था, अवंती बिहार में है वो, है ना, जो सबसे, हाँ जो एक। तो व्हेन दे ओपन दे आल्सो वांटेड कि हम लोग वहां पर चीजें करें इंस्टेड ऑफ बीइंग हियर, क्योंकि वो इट वाज डेवलपिंग एज अ मॉडर्न प्लेटफॉर्म इन दोस टाइम्स। आज से 12-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बट नो, आई सेड आई एम हैप्पी हियर। सो समटाइम्स वी स्टिक टू थिंग्स बिकॉज आपकी लॉयल्टी काउंट होती है। और ये मेरा एम है, ये मेरा काम करने का तरीका है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी आप इस चीज को अप्लाई करो अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। मैंने जो लिया तो हो सकता है उससे मुझे फायदा हुआ, हो सकता है मुझे उससे शॉर्ट कमिंग्स हुई हो
हो सकता है ना शॉर्ट कमिंग्स हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि आई एम इन बेटर प्लेस वेयर आई एम। हम सेल्फ धीरे धीरे करके ग्रो करते, और जो व्यक्ति धीरे धीरे ग्रो करता है उसकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है। तो हमें धीरे धीरे ही ग्रो करना चाहिए। वो जो प्रोफेसर यहाँ एडमिट हुए मेरे पास, वेट लॉस के लिए एडमिट हुए थे, तो अपने जीवन की पूरी कहानी बता डाले और बोलते हैं एक ही जगह काम करना चाहिए सर। मैं तो वही दुखी हूँ अभी बहुत कि मैं कहाँ से कहाँ वापस आ गया। तो ये 3 तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, पहला कैरेक्टर जो काम शुरू ही नहीं कर रहा है, दूसरा काम शुरू करके ऑब्स्टेकल्स को देख के नहीं, अपने से नहीं हैंडल हो पाएगा। 4 लोगों ने आपको डिनाई कर दिया या रिजेक्ट कर दिया या आपके साथ गलत बिहेव कर दिया, तो आपने बोला नहीं मुझे करना ही नहीं। अरे डिनायल इज ऑलवेज द प्लेस टू ग्रो, डिनायल इज ऑलवेज द प्लेस टू ग्रो। आपको कोई डिनाई करता है तो आपको ग्रो होने का पहला ऑप्शन मिलता है। एक भैया को एक एयरलाइन वालों ने मना कर दिया इधर से उधर जाने के लिए, तो उन्होंने सीधा एयरलाइन ही खोल दिया दिमाग में, ब्रिटिश वर्जिन एयरलाइंस। होते हैं ऐसे कई लोग, उनको इतना rejection गुस्सा का- आया उनको। एक गैप करके कंपनी है, डॉरिस फिशर की कंपनी है वो, तो उनके नाप का जो जिस जगह से लेते थे, उन्होंने उस कंपनी ने उनके नाप का कपड़ा बनाना नहीं दिया। लेवाइस करके कोई कंपनी थी, उन्होंने नहीं बनाया, तो उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, गैप बना दिया उसमें, एंड इट बिकम इंटरनेशनल ब्रांड। मिस्टर डॉरिस फिशर, मतलब वो उनकी वाइफ जो जिसने नेटफ्लिक्स बनाई, वो पहले एक कंपनी थी अमेरिका में जो ब्लॉकबस्टर्स के नाम से चलती थी। ब्लॉकबस्टर्स दे यूज्ड टू प्रोवाइड वीडियो कैसेट्स। पहले क्या चलती थी, वीडियो कैसेट्स चलती थी। तो ब्लॉकबस्टर वाज द कंपनी इन द मार्केट विच यूज्ड टू प्रोवाइड वीडियो सीडीज, मतलब सीडी नहीं, वीडियो टेप्स जो पहले चलते थे, वीसीआर जो आता था ना, उस सिस्टम पे चलते थे। तो ब्लॉकबस्टर उस कंपनी का नाम है। हम लोग तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर इसलिए उस नाम से बोलते हैं क्योंकि इट वाज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड विच यूज्ड टू सेल एंड विच यूज्ड टू गिव इन द रेंट जितने भी वीसीआरस होते थे और उनके कैसेट्स होते थे। तो इस व्यक्ति ने वहां से किराए में लिया था, तो किराए में लिया था तो इसको रिटर्न करने में देर हो गया, तो इसको कई गुना ज्यादा रेंट के साथ साथ कुछ पे करना पड़ा, फाइन या जो भी चीजें। तो इसको कितना गुस्सा आया कि इसने बोला कि मैं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां पर ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो उसने नेटफ्लिक्स खोल ली। आपको लग रहा है नेटफ्लिक्स अपने आप खुल गई? ये जो बिल गेट्स भैया हैं, इनको एक कंपनी ने निकाला, तो और वो और जो एप्पल में स्टीव जॉब्स है, वो सब पहले काम करते थे, उनको निकाला गया, तो बाद में ये अपनी कंपनी खोल बैठे। एक बिल गेट्स ऐसे नहीं बना, उन्होंने इतने बड़ी कंपनी ऐसे नहीं बना, दे वर रिजेक्टेड। ऑल दिस पीपल वर रिजेक्टेड इन लाइफ। इफ दे वुड हैव थॉट कि आई वाज फेलियर, स्टीव जॉब तो अपनी कंपनी से ही निकाले गए थे, निकलो यहाँ से, आपको कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो 2 लड़के, उस समय एक बैबोस कंप्यूटर ऐसा कुछ होता था, एक समय था, तो वो लड़के वहां काम किया करते, उनको वहां से हटा दिया गया और फिर मेड देयर ओन कंपनीज। तो इतिहास गवाह है, रिजेक्शन ऑलवेज गिव्स टू समथिंग ग्रेट। और इसलिए आपको कर्म का वो व्यक्ति बनना है कि जिस कर्म को मैंने हाथ में लिया ये पूरा करेंगे, और उससे आपकी पहचान भी बन जाती है। जैसे हमारे को कोई कोई बोलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, तो बोले आप इनको दे दीजिए, अगर ये ले लिए तो समझ लीजिए कि हो जाएगा, नहीं लिए तो समझ लीजिए कि नहीं होगा। मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी बन जानी चाहिए कि अगर इनके पास काम है तो आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा, और होगा नहीं अच्छे से ही होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, ये ओवरकम करेंगे। क्या हमें ऐसा व्यक्ति तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो इस पूरी लाइफ की जर्नी को कर्म के इसी सारे सिद्धांतों को हमें पालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम वर्तमान दुख को ना लें, हो सकता है हमारे पूर्व जो कर्म है उसके कारण हम चावल निकल रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में गेहूं निकलने का समय हो जाए तो हमें गेहूं मिलने लगे। बस उतना पेशेंस रखना पड़ेगा।
काम करते रहना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करना पड़ेगा। हम लोग डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना जिस दिन, तो आपको ही बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। मेरे पास कोई 7 सवा 7 के बाद कंसल्टेशन के लिए आता है, मैं नहीं लेता, मुझे चलना ही नहीं। दोपहर में कोई आएगा 1-1:30 बजे कंसल्टेशन के लिए, मैं करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? मैं आधा पौन, मेरे कंसल्टेशन में 40 मिनट्स का समय लगता है। 40 मिनट्स में मुझे उनकी लाइफ बेहतर बनानी है। तो मुझे मालूम है कि मेरे पास 5 मिनट का काम नहीं है, मेरे पास 10 मिनट का काम नहीं है। तो जब तक मैं प्रॉपर टाइम नहीं दूंगा, तब तक मैं चीजें नहीं करूंगा। माइंडसेट ही ऐसा है कि मैं फिर वो आ गया तो चलो ऐसी बात करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ढंग से करो। एक व्यक्ति आया मेरे पास, 7:30 बजे हम लोग ऑफिस वर्क कंप्लीट कर रहे थे, तो वो आया, सर मुझे वेट लॉस का, ही वाज 100+, बोला मुझे वेट लॉस करना है, आपसे 2 मिनट बात करना है करके। ही वाज फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली है, ऐसे एक बहुत एफिलेंट फैमिली को बिलोंग करते थे, मेरे पास पहुंचे। तो मैंने कहा लेट अस डू इट टुमारो, इज नॉट राइट टाइम, आज नहीं करते इस चीज को। तो थोड़ा सा नाराज हो गया वो, सर 5 मिनट तो लगेगा ना सर, कर लीजिए ना सर इसको। तो मैंने कहा कि देखिए, जो आप जिस चीज के लिए आया वो इमरजेंसी नहीं है। मैं कोई इमरजेंसी तो डील नहीं कर रहा हूँ कि आज ही हो जाएगा तो होगा, कल नहीं होगा। क्यों ना हम कल प्रॉपरली इस चीज को करें। अगर सचमुच आप जेन्युइन होगे तो आप कल दोबारा होगे, और नहीं होगे तो आज मेरा टाइम खराब करके जाओगे। राइट हो रहा? तो मैंने उनको भेज दिया। अगले दिन ही के निश्चित समय, मेरा एक कंसल्टेशन कैलेंडर है, उस पर ही मार्क करके ही आना पड़ता है। तो वो उस पर मार्क करके आए, बैठे, एंड नाउ इज इनटू सक्सेस मोड। अब वो अपना वजन के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहाँ वो बहुत खुश है। 10 से 12-15 किलो का डाउन हो गया। तो चीजें आपको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी, डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन इसलिए बनाना है क्योंकि ये आपको बेहतर बनाएगा, आपके काम करने के तरीके को बेहतर बनाएगा। अगर मैंने 3:45 से 4:45 आप लोगों का काम रखा है, तो मेरा मोबाइल बज भी जाए, 10 बार भी बज जाए, तो मैं नहीं उठाता। और इस क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में नहीं उठाता, क्योंकि व्हेन आई एम डूइंग समथिंग आई शुड फोकस ऑन दैट। इमरजेंसीज भी आती है, तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसीज वाली सिचुएशंस कभी आई, कुछ भी होता है, हमारे स्टाफ वहां आकर के बता के बोल के जाते हैं कि बस सही ये सिचुएशन है, तो लोग समझते हैं कि व्हेन देयर इज जेन्युइन थिंग, यस, नो प्रॉब्लम विद इट। तो आज के लिए हम इतना ही जानते हैं। पहली, या तो कर्म शुरू नहीं कर रहे हो आधे में छोड़ रहे हो, या कर्म को कर रहे हो, सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो। कैसा व्यक्तित्व बनना चाहते हो? ओवरकम करते हुए एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्ट्रांगली उसको वो करे। आपको मैं मजेदार घटना बताता हूँ। जब मैंने यहाँ पर ऊपर हॉल बनाया है, सेकेंड फ्लोर पे, तो इट हैज टू बी डन बाय RMC, रेडीमेड मिक्स कॉन्क्रीट से, क्योंकि यहाँ पर वायर थे, तो कई लोगों ने मना कर दिया था, इट वॉज डिफिकल्ट कि हम उसकी ढलाई कैसे करेंगे। तो रात में होना था वो, तो वो पहुंचे नहीं। वो सुबह पहुंचे 4:30-5 बजे, और मैं अपना क्लास लेने चला गया। दैट टाइम मेरा क्लास का टाइम रहता है, तो मैं नहीं रुकता किसी के लिए, मैं चला गया। तो उन्होंने सारा चीज़ें किया, और चूंकि रात में होती है ये सारी चीज़ें, तो रात में ठंडा रहता है तो वो जम जाता है। बट वो दिन में हुआ, तो दिन में होने के कारण से, पानी ज़्यादा होने के कारण से, जब उसको खोला गया तो जगह जगह होल्स थे वहां पर, तो पानी बह रहा था। मतलब आप उसको दोबारा तोड़ के नहीं कर सकते ऐसे। ये सब सीलिंग विलिंग जो प्रोसेस होती है, जब छत ढलती है, तो वो बड़ा टिपिकल प्रोसेस है। उसको कितना भी रिपेयर करने की कोशिश की, पर वो रिपेयर नहीं हो सकता था। पर देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। हमने उसको सोचा कि अब कैसे बंद करेंगे इसको, तो बंद करने के लिए पहले फ्लोरिंग करके देखा, नहीं हुई, फिर भी पानी आता था, तो लाइट्स खराब हो जाती थी। फिर हमने एक डिसाइड किया कि यहाँ पर शेड डाल देते हैं ताकि पानी आ ही ना। तो वहाँ पर एक योगा हॉल बन गया, जहाँ पर आप लोग अभी योगा करते हैं। तो समटाइम्स सम थिंग्स हैपन, इट हैपेंस बिकॉज हमने सोचा नहीं था उस चीज को, बट उसका फायदा अभी हो रहा है उसका। तो कर्म करिए, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आई, बट उसका सॉल्यूशन भी निकला। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जिसको आपको बेयर करना पड़ेगा। फिर आप किसको कोसोगे आप? इफ यू जस्ट ब्लेम, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ टू ब्लेम, तो फिर आप सिर्फ तकलीफ पाने के अलावा कुछ नहीं करोगे। तो मैं क्यों क्लास चला गया, यहाँ रुक जाता तो मैं चीजों को ठीक से करवा लेता, सामने खड़े होकर करवा लेता। बट नो, दैट हैज टू बी हैपन, तो वो हुआ वैसे।
या इसमें ये चीज हो सकती है कि जो रात को काम करना था रात को या फिर कहीं तो सुबह सुबह हाँ, पर वो जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मेरा काम किया था लफार्ज ने, तो दे उनको आने का परमिशन नहीं मिलता। तो उस दिन देर वाज सम कुछ बिग स्टक अराउंड, तो वो लोग वहाँ की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। वो बड़ी रेडीमिक्स कंक्रीट जो मूविंग गाड़ी होती है ना, उसमें वो चीजें आती थी, तो दे वर स्टक आउट देयर। प्रॉब्लम्स वहाँ भी आई। तो दैट वाज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दैट वाज नॉट देयर अंडर कंट्रोल। So believe me, some things are never under our control. Things will happen its own way. You have to overcome according to time. Problems को आपको समय के साथ overcome करना पड़ेगा, right? Right. So with that, this was an introduction to Karma Yoga. We have not started studying it. Just an introduction part कि ये है कर्म योग, ठीक है? So I hope ऐसे उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद आप पूछ सकते हैं।